हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं केवल महत्वपूर्ण टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहा हूँ। मैं उन जो एक तो होते हैं, देखो, महत्वपूर्ण टॉपिक, एक होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। आप अपने हिसाब से कुछ भी समझ सकते हैं। उन्हीं टॉपिकों पर मैं ज़्यादातर वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। और आप सब जानते ही होंगे अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो मेरा जो प्रयास है वो ये है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान, जो भी अब अवधि है इस समय, इस अवधि के दौरान एक ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए जो एक प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चाहे आप आईएएस का एग्जाम दें, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दें, पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं, वो टॉपिक होंगे जो लगातार आपको वीडियो में अब मिल रहे हैं। लगातार अभी 4-5 दिन से मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करी हैं, और आगे पहले भी प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। उनसे भी आपका बहुत कुछ एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवा के मैं अपनी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो ये है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कई सारे प्रश्न सामने लिखे हुए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कई सारे प्रश्न सामने हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ साफ करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जिस भी स्टूडेंट ने अंत तक देख लिया, या कह दो इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लिया, मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं कि जीवन में भी इंडिया की किसी भी सर्विस का एग्जाम हो, यहां से आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। बट आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। चलिए, तो मैं एक बार क्वेश्चन को आपको रिकैप करा देता हूं। क्वेश्चन क्या क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आईएएस पीसीएस दोनों एग्जामों में पूछा जा चुका है। आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, टीजीटी की परीक्षा में आया है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा की कमी जो होती है वो कैसी होती है, क्या होता है पूरा प्रोसेस? 10% का नियम किसने दिया था? सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में भी पूछा गया है। यदि पौधे से सूर्य को प्रकाश प्राप्त होने वाली ऊर्जा, यदि पौधे से सूर्य को प्राप्त होने वाली ऊर्जा 2000 जूल है, तो खाद्य श्रृंखला में पौधा, हिरण, शेर में उपलब्ध ऊर्जा कितनी होगी? पंजाब टेट और सीडीएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको एक सामान्य भाषा में बता देता हूं, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट के पहलू हैं सारे, अगर हम इसे ध्यान से देखें। मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बताने का प्रयास करूंगा, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं ऊपर की बात करता हूं, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? देखो, ये जो चक्रण है, जिसे हम चक्र कहते हैं, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें चक्र के बारे में बताया था। ये चक्रण वो है, आप जानते हो, आपने अगर एनवायरमेंट में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, जल चक्र। तो ये जो चक्र होते हैं, उन्हीं चक्रों को क्या कहा जाता है? उन्हीं को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। देखिए, एक बार फिर से सुनिए। प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? देखिए, इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। ये जो जैव भू रासायनिक चक्र है, इसके अंतर्गत ही आते हैं, आपने सुना होगा कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, जिसको हम हाइड्रोजन चक्र भी कहते हैं। ये
वैसे इन्हें समझने से पहले एक चीज और समझा दूं, कुछ स्टूडेंट नहीं जानते हो तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा। कुछ पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी में ही अंतर नहीं जानते, वो सोचते हैं कि दोनों एक ही हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं, कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी शायद एक ही है। देखो इसमें अंतर है, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर। पारिस्थितिकी जिसको हम अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हम अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं, ये दोनों में ही अंतर है। जरा सा अंतर है, समझिएगा, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर कोई निश्चित क्राइटेरिया है, कोई भी निश्चित क्राइटेरिया है किसी भी भूभाग का, निश्चित क्राइटेरिया, उसमें जीव जंतु वगैरह जो भी रह रहे हों, मानव वगैरह जो भी रह रहे हों, उस निश्चित क्राइटेरिया में जो भी एनवायरनमेंट अपना होगा, उनका एक अपना एनवायरनमेंट होगा, उनका एक अपना कल्चर होगा। उस निश्चित क्राइटेरिया वाले भूभाग को हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोसिस्टम। यही बात को ध्यान से समझना। जबकि इकोलॉजी जिसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं, वो क्या है? अभी हमने बात की एक निश्चित क्राइटेरिया की। एक निश्चित क्राइटेरिया में कोई भूभाग में जीव जंतु वगैरह रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, तो वो तो हुआ पारिस्थितिक तंत्र, इंग्लिश में इकोसिस्टम। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, अगर वो ही चीजें हम पूरे पृथ्वी के संबंध में देखें, बिल्कुल वो ही चीजें, एक निश्चित क्राइटेरिया को छोड़कर अगर हम पूरे पृथ्वी के संबंध में उस चीज को देखें, तो उसे कहते हैं हम इकोलॉजी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन ये पुटअप हुआ एग्जाम में कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखिए, यहां से कई बार स्टूडेंट इस प्रश्न में गलती कर देते हैं और कई बार हो भी जाती है। ये कुछ इस तरीके का ही प्रश्न है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ध्यान रखना है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था 1865 में रिटर्न में। ठीक, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था 1865 में रिटर्न ने, जबकि 1869 में ही इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन में आ जाते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, या एग्जाम में पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अगर ऑप्शन में दोनों हो, कॉल मतलब रिटर भी हो और अर्नेस्ट हैकेल भी हो, तो हमें पहली प्राथमिकता रिटर को देनी है, क्योंकि उन्होंने 1865 में किया। अगर रिटर ऑप्शन में ही ना हो, तब हमें अर्नेस्ट हैकेल करना, क्योंकि उन्होंने 1869 में किया। ठीक है। अगर किसी वजह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी नहीं, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्रश्न गलत हो जाएगा अगर ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, अभी तक तो बात थी पारिस्थितिकी की, इकोलॉजी की, लेकिन अगर पूछा जाए एग्जाम में पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो 1935 में किया था आपका, 1935 में किया था इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग। 1935 में जो किया था वो किया था आपका एजी टैंसले, 1935 में किया था एजी टैंसले ने। तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान रख के चलने हैं। आशा करता हूं कि ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने स्टार्ट में ये बात बताई है कि वो एक ही कॉन्सेप्ट पर ही आधारित हैं सारे। अभी आप देख लेंगे, सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं। ये सारे क्वेश्चन अब एक ही कॉन्सेप्ट में मिल जाएंगे। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में हमारी आहार श्रृंखलाएं वगैरह सब होती हैं। आपने देखा होगा, कभी हाई स्कूल में साइंस में पढ़ा होगा कि पौधे को आपका कीट खाते हैं, पौधे को कीट खाते हैं, कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। खाद्य श्रृंखला, जिसे हम फूड चेन भी बोलते हैं एग्जाम में,
कई बार पूछा गया है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है खाद्य श्रृंखला से संबंधित, तो वो भी लगभग आज क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर कहीं यूपी पुलिस लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास सेट हो तो आपको मालूम पड़ सकता है। यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के 2016 के एग्जाम में यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। बस देखिए, इन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो ये है, एक चेन होती है, खाद्य श्रृंखला आप जानते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, इसे ध्यान से समझिएगा। यदि आप ध्यान से समझते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सेम ही सिस्टम है, सभी प्रश्न के आंसर इसमें मिल जाएंगे। सबसे नीचे हमारा होता है उत्पादक, जिन्हें हम हरे पौधे कहते हैं। यहां से स्टार्ट होता है उत्पादक, जिसमें हमारे हरे पौधे आ जाते हैं। ध्यान देने की बात है, उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अब कितनी भी मान सकते हैं, अभी हम मानेंगे। उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता आ जाते हैं। तो जैसे कि आप मान लीजिए यहां पर कीट है, कीट पौधों को खा जाती है, प्राथमिक उपभोक्ता। कीट के बाद आ जाएगा आपका मेंढक, द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि मेंढक खा जाता है आपका कीट को, और मेंढक को खा जाता है आपका सर्प, तृतीयक उपभोक्ता, या कह सकते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सबसे नीचे हमारे उत्पादक आते हैं, जो हमारे हरे पौधे होते हैं, उनको खाते हैं कीट। ये होते हैं प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, हम इन्हें कह सकते हैं। फिर होता है आपका मेंढक, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, और फिर होता है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता सांप। देखिए, कई बार तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो उत्पादक हैं, इनमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। चूंकि हरे पौधे से स्टार्ट होती है ये चेन, तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है, तो हरे पौधे में ही सबसे अधिक ऊर्जा होती है। मान के चलिए यहाँ पे हमने 1000 इसमें जूल जो है ऊर्जा है, ये मान के चलिए उत्पादक में। तो एक तो यहाँ से प्रश्न हमें यही मालूम पड़ गया कि सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किसमें होती है, उत्पादक में होती है। और ये जो ऊर्जा किससे मिलती है, मान के चलो और भी ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो ऊर्जा मिली है सूर्य से ऊर्जा मिली है। उत्पादक को जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। ध्यान रखने वाली बात है, उत्पादक को जो ऊर्जा मिलती है वो आपकी सूर्य से मिलती है, जो हमें याद रखना। इसके बाद जब प्राथमिक उपभोक्ता इससे अपनी ऊर्जा लेंगे, वो इसका 10% लेंगे। 1000 का 10% लेंगे, तो यहाँ पे जो इनको ऊर्जा मिलेगी कीटों को, वो मिलेगी 100। ठीक है। उसके बाद जब कीटों से फिर ऊर्जा लेगा मेंढक, तो मेंढक जितनी ऊर्जा लेगा वो कीट की भी 10% लेगा। इसका मतलब 10 की 10%, 100 की 10% लेगा, तो 10 ही ऊर्जा मिलेगी इसे मेंढक को। अब मेंढक से ऊर्जा लेगा सांप, तो सीधी सी बात है, मेंढक का भी 10%, जो मेंढक का है उसका भी 10% मिलेगा सांप को, तो सांप को कुल मिला के 1 ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पे हम सीधा सा, यहाँ से कई प्रश्न हमारे क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि सबसे अधिक उत्पादक जो भी हमारे हरे पौधे होते हैं, उनमें ऊर्जा थी, तो वो कहाँ से आई थी, सूर्य से। ध्यान देने वाली बात है, जब सूर्य से आई थी तो वहां से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जब कीटों ने ली, तो उनको उसका 10% ऊर्जा मिली। उसके बाद जब कीट को मेंढक ने खाया, तो मेंढक को जितनी कीट को मिली थी उसका 10% ऊर्जा मिली, और जितना मेंढक को ऊर्जा मिली उसका 10% मिलती है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो कि सर्प है उसको मिली। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जब इनको 10% ऊर्जा मिल रही है, तो सीधी सी बात है कितनी ऊर्जा की कमी आ रही है इनमें, 90% ऊर्जा की। भाई कोई भी अपनी चीज 100% होती है अपनी आप में, आप जानते होंगे, मैथ पढ़ते होंगे सभी लोग, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं इस बात को कि
जब 10% ऊर्जा मिली तो सीधी सी बात है, तो उसमें कमी कितने की आई होगी? 90% की कमी आई होगी। ठीक है, तो यहां से कहीं ना कहीं कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, अब इसकी कड़ियां गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 और 4। अच्छा, अब यहाँ देखिए, आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन पूछा गया, तो कितनी होती हैं? 4। आप देख रहे होंगे, उत्पादक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। सेकंड आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? देखिए, एक ही दिशा में होता है, ध्यान रखना है। अब इस एक ही दिशा का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। जितना प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को ऊर्जा मिली, उतना ही 10% मेढक को मिली, और उतना ही 10% किसको मिली? सांप को मिली। तो उसमें जरा सा भी अंतर नहीं है, एक ही दिशा में है और एक ही ऊर्जा मिलती जा रही है, 10%। किसी को 20% ऊर्जा नहीं मिली है, सभी को 10% ऊर्जा मिली है। तो इस बात को लगभग मेरे हिसाब से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कैसी दिशा में होता है, एक ही दिशा में। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा की कमी। आप देख रहे होंगे, अभी मैंने आपको बताया, जब आप जानते ही हैं कि 10% ऊर्जा मिल रही है इनको, तो सीधी सी बात है, हानि कितनी की हो रही होगी? 90% की हानि होती है। जब एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में ऊर्जा जाती है तो उसको 10% मिलती है, लेकिन जब 10% मिलती है तो हम सीधी सी बात है इतना कह सकते हैं कि 90% की हानि हो रही होगी। असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया है, सीपीयूएसआई में भी। उसके बाद 10% का नियम किसने दिया? ये जो हमारी खाद्य स्तर पर 10% ये जो चीजें बताई गई, इसे ही हम 10% का नियम कहते हैं। और ये दिया था आपके वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडेमान। ध्यान में रख के चलना है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से ही आप पूरे सिस्टमैटिक तरीके से पूरे सिस्टम को समझ सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का कोई खास पर्पस नहीं था, बस इतना था कि एक कॉन्सेप्ट के द्वारा बच्चे कम से कम इतना जान लें, एक ही कॉन्सेप्ट में वो कम मेहनत में ज्यादा पढ़ लें, है ना। कम मेहनत के साथ ज्यादा स्टडी हम कैसे करें, ये वो तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो नियम दिया था 10% का, लिंडेमान ने दिया था। अगर इतना पूछा जाए कब दिया था, तो ये 1942 में दिया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऐसा भी हम कह सकते हैं, याद रख सकते हैं, बहुत तरीके हैं याद रखने के। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पौधे से सूर्य को प्राप्त होने वाली ऊर्जा 2000 जूल है, तो खाद्य श्रृंखला में पौधा, हिरण, शेर में उपलब्ध ऊर्जा कितनी होगी? देखिए, पंजाब टेट की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया और सीडीएस में भी पूछा गया। बिल्कुल सेम कंडीशन अप्लाई करनी है, मेरी बात को समझिए। ये जो पौधा है, इसमें आपका ऊर्जा बताई है क्वेश्चन में 2000 जूल। ठीक, प्रश्न में उन्होंने 3 देने के बाद प्रश्न में पूछा है कि शेर को कितनी मिलेगी लास्ट में। सेम कंडीशन अप्लाई करना, 10% का नियम। 20,000 का 10% मिल जाएगी आपकी हिरण को। 20,000 का 10% मिल जाएगी हिरण को। 2 0 से 2 0, 200 तो मिलेगी आपको हिरण को। 200 जूल तो मिल जाएगी आपको हिरण को। आप देख रहे होंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 200। उसके बाद इसका 10% मिलेगी आपकी शेर को। इसका 10% मिलेगी आपकी शेर को। इसका 10% मिलेगी आपकी शेर को। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो शेर को कितनी मिलेगी आपकी? 20 जूल ऊर्जा। भाई, उन्होंने बताया 2000 जूल ऊर्जा सूर्य से प्राप्त हुई है पौधे को। पौधे फिर हिरण लेगा, और हिरण है प्रथम श्रेणी का, तो उसका 10%, 2000 का 10% लिया, तो फिर कितना बैठा? मतलब कि 200 जूल ली आपकी हिरण ने। लेकिन ध्यान रखना है, उन्होंने पूछा है चूंकि शेर का, तो 200 का भी 10% और निकाल लीजिए, तो ये निकली आपकी 20। तो 20 जूल जो ऊर्जा मिली वो मिली आपकी शेर को। ये क्वेश्चन आपका पंजाब टेट और सीडीएस की परीक्षा में पूछा गया है। आशा करता हूं कि वीडियो समझ आया होगा।
क्योंकि एक आसान लैंग्वेज में मैंने भरपूर और भरसक प्रयास किया है बताने का। कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे सवाल हल हैं, अलग अलग हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि बस इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है और प्रत्येक एग्जाम आईएएस से लेकर छोटा लेवल तक यहाँ से आए हुए क्वेश्चन जीवन में भी गलत नहीं होंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।